नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल OGA क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा आपको पता है कि हम SSC GD के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हम इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन करते हैं। जो SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसी के आए हुए सभी प्रश्नों को हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस करते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं, साथ ही आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। PDF के लिए भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको PDF कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को आप डेली लगाएं, जिससे आपको पता रहे कि मैथ में आपका स्कोर कितना है। ठीक है, साथ ही हम आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और 1-2 दिन में आपके लिए हम हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट भी चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रश्न नंबर 61 से। हमने 1 से 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिनमें हमने एक सेट में 20 क्वेश्चन किए थे, यानी कि 3 सेट हम कंप्लीट कर चुके। आज हमारा सेट नंबर 4 रहने वाला है। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं और अगर आपने इन सेटों को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है तो प्रत्येक 5% की और 2 क्रमिक छूटें दे दी जाती हैं। तो विक्रेता को कितने % का लाभ होता है? ठीक है, ये प्रश्न के लिए मैं आपको आज चौथा सेट कराने जा रहा हूं, लेकिन आप देख रहे प्रॉफिट और लॉस का ये प्रश्न है, जो हमारा एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा? MRP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट इनटू क्रय मूल्य। अगर नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं? 100। ठीक है, ये एक मात्र ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप प्रॉफिट लॉस के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो आपका आता है इसी को आप याद रखें, इसी से आपका सारा काम एग्जाम में हो जाएगा। मैंने आपको चौथा सेट बता रहा हूं जिसके चारों प्रश्न आए हैं, सभी इसी से आपके सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, MRP हमें नहीं दिया है, प्रॉफिट है हमारा कितना? 5% का लाभ ले रहा है। ठीक है, तो 100 और 5 कितना हो जाएगा? 105। डिस्काउंट है 10% का, तो 100 में से 10 जाएगा 90 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इधर आएगा, यानी कि हम MRP और CP का क्या ले रहे हैं? रेशो ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा किससे? 5 दूनी 10 21 और 18 पंजे 90, 3 सत्ते 21 और 3 छिकी 18, यानी कि MRP 7 है और क्रय मूल्य है 6 रुपये। अब यहाँ क्या कहा गया है कि अंकित मूल्य में 5% की क्या हो जाती है? वृद्धि। देखिए, MRP है हमारा 7, इसमें 5% की क्या हो रही है? वृद्धि, तो 105/100। ठीक है, फिर इसमें 2 क्या दे रही है? 5% की क्रमिक छूट। मूल्य में 5% की वृद्धि होने के बाद 5% की 2 लगातार छूट है, तो आप क्या लिखेंगे इनको? 95/100 इंटू 95/100। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, 19/20 और 19 पंजे और 20 पंजे 100। ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे इसको यहाँ तक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6.63। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि आपका ये क्या आ गया? वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्रय मूल्य कितना है आपका? 6। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 6.63। तो यानी कि कितने का लाभ हो गया? 0.63 का। कितने पर? 6 पर। और काटना है तो परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 100 से। पॉइंट हटाएंगे तो बटे 20 और हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 10 6 60 और 6 पंजे 30, 10.5%। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी हार्ड है और पहला ही ये हमारे शिफ्ट का क्वेश्चन था, तो इसको देखकर हम क्या नर्वस हो जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, पहला ही प्रश्न नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेटिव है, बाकी मेथड आपको यही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें कि 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है
और अगर प्रत्येक संख्या में हम 4 घटा दें तो अनुपात क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमने माना हमारे पास पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या है, इनका रेशियो है 3:8, तो हम इसको मान लेंगे 3x और 8x। ठीक है, अब देखिए हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कर लेते हैं कि पहली संख्या है 3x, इसमें कितना ऐड किया 8, दूसरी संख्या है हमारी 8x, इसमें कितना ऐड किया 8। ये करने के बाद जो रेशियो आया है वो कितना आया है 1/2। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, हमने कुछ एक्स्ट्रा इसमें ना कोई ट्रिक है ना कोई फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, इसको आपको पता है कि किस प्रकार मल्टीप्लाई होते हैं, ये इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आएगा हमारा 6x + 16 बराबर, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x + 8, 8 6 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी कि 2x की जो वैल्यू आएगी वो 16 और x की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर ये 8 ही आ जाएगा, इसको आप सही कर लें, यहाँ ये कितना आएगा 8, तो इससे ये डिवाइड होगा तो x की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी 4। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली है, x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4। यानी कि अगर हम बात करें पहली संख्या की तो और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3 चौके 12 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 8 चौके 32। ठीक है, x की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे x से क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब इनमें से हमें बस क्या करना है 4 कम करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8:32 में से 4 जाएगा 28। ठीक है, इसको आप और सिंपलीफाई करेंगे तो 4 से आप डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 संते 28, 2:7। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट की हम बात करें, एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की संख्या का क्या निकालना है औसत। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इजी प्रश्न है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आपके इनके पास कितने थे 10 तोते। ठीक है, कितने तोते थे 10, और एक तोते के कितने पैर होते हैं 2, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो गई 20। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके पास कितने घोड़े हैं 40 और एक घोड़े के पैर कितने होते हैं 4, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 160। 10 तोते के मिलाकर कितने पैर हो रहे हैं 20 और 40 घोड़ों के पैर कितने हो रहे हैं 160। यहां तक कुछ हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो टोटल अगर जानवरों की बात की जाए तो कितने हैं 50 और टोटल अगर पैरों की बात की जाए तो 180। ठीक है, तो हम बात करें कि एक का एवरेज कितना आएगा, तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 × 15 और 5 × 6 = 3, 3.6 के आ जाएगा एवरेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट की हम बात करें, एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन करता है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ परसेंटेज आपको बताना है। देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए हमने माना कि कितने की है 100 रुपये में, तो 100 रुपये में वो कितने ग्राम देता था 1000 ग्राम। जब 100 रुपये की वस्तु हमें 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम मिल रही है, तो आप बताओ अगर वस्तु हमें कितनी मिले 750 ग्राम, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 75। अगर 1000 की वैल्यू 100 है तो 750 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, यानी कि 750 ग्राम वस्तु देता है जिसका मूल्य कितना है 75 रुपये। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि मैं इसको 100 रुपये में नहीं बेच रहा, इसको मैं 16% हानि में बेच रहा हूँ, यानी कि अगर 100 में से आप माइनस क्या करेंगे 16%, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 84। दुकानदार ग्राहक से कहता है कि मैं 100 के स्थान पर 16% के किस में बेच रहा हूँ, घाटे में बेच रहा हूँ, छूट पर बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी कि कितने में बेच रहा है 84 में, लेकिन ये वस्तु को तोल कर कितने रुपए की को दे रहा है 75 की को, तो लाभ कितने का हो रहा है इसको 9 रुपए का, कितने पर 75 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 × 75 और 25 × 4 = 100 और 3 × 3 = 9, यानी कि कितना आ गया लाभ
12%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या है 1,25,000। जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि जनसंख्या कितनी दी हुई है, 1,25,000। ठीक है, तो 3 साल तक बढ़ती है, तो पहले साल कितनी बढ़ जाएगी, 2%। 2% को आप लिख दे 100 डायरेक्ट, अगर डाटा इजी है तो 102/100। लगातार 3 साल तक बढ़ रही है, 102/100 और 102/100। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन से भी करेंगे तो 1/50 और ये क्या आ जाएगा, 51/50। डायरेक्ट आप इसको सोल्व करेंगे तभी भी वही चीज़ें आ रही, 51/50, इधर भी 51/50 और इधर भी 51/50। ठीक है, यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 55 पंजा 125, ये इधर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01 और 2601, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है इसको निकालने की एक शॉर्ट मेथड होता है, वह मैं आपको एक वीडियो बनाकर स्पेशल बता दूंगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं करें तो भी हमारा काम देखो ऑप्शन से हो रहा है। यहाँ तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई डिजिट देखिए आपका 1 और यहाँ भी क्या बन रहा है 1, और 1 आपका मात्र एक ही ऑप्शन में आ रहा है लास्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। एग्जाम में हमें समय की बचत करते हुए क्वेश्चनों को हल करना है। अगर हमारा काम ऑप्शन के इकाई डिजिट से सॉल्व हो रहा है तो हम उसको आगे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 80 और टाइम आपको दिया होता है मात्र 60 मिनट, तो टाइम को आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उस दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप आगे पीछे रख के करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा जो आप पढ़ते हैं, लेकिन इसको आप कैसे करें, रेशियो से। देखिए यहां प्रश्न में हमें दिया है सलोनी और श्वेता, पहले सलोनी और श्वेता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया है तो सलोनी ने कितनी रेस कंप्लीट की है, 1000 मीटर, और यिन्नेस ने कितनी कंप्लीट की है, 900 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, यानी कि 150 मीटर से इसने इसको हरा दिया, तो आगे आ जाएगी कौन, सोनम। ठीक है, तो सोनम को इस श्वेता ने कितनी मीटर से हरा दिया, 150 मीटर से। ये 1000 मीटर रनिंग की है तो इसने कितनी की होगी, 850। इसने इससे 150 मीटर रनिंग कम की होगी। ठीक है, तो ये कितनी दौड़ की है इसने, 850 मीटर। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है उसका हमने रेशियो में डिवाइड किया है कि देखिए सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर दौड़ से हराया है, तो अगर सलोनी 100 मीटर 1000 मीटर भागी है तो श्वेता ने कितनी रनिंग की है, 900 मीटर। अगली लाइन में हमें कहा गया है कि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, तो श्वेता 1000 मीटर रेस कंप्लीट करती है, तब तक सोनम ने कितनी रेस कंप्लीट कर ली है, 850 मीटर। ठीक है, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, इधर भी ये 1 से 1 चला जाएगा और 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85। ठीक है, यानी कि हमारा इनका जो रेशियो आएगा 10:9 और 20:17। ठीक है, इसको हम कंप्लीट रेशियो में कर लेंगे चेंज, तो 20 इधर आ जाएगा और इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 9। तो 20 दई के 200 रेशियो 2 नाम 18 180 और 17 नम्मा कितना होता है, 153। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, देखिए यहां अब हमारा क्या आ गया, फाइनल रेशियो। इसको आप आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, तो यहां कितने मीटर कम से हरा रही है साथियों, ये देखिए इसका जो आएगा कितना आ जाएगा, 47। ठीक है,
और इसका जो आया है यानी कि 47 मीटर इसमें हमको हरा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है 200 और कम कितना आ रहा है 47। ठीक है, 47 इधर आएगा। अब अगर हमारी रेस कितने मीटर की थी 1000 मीटर की। ठीक है, टोटल अब यहाँ रेशियो में कितना कम है 47, कितने से पर कम है 200 पर, और रेस कितने मीटर की थी 1000 की। यहाँ आपको ये याद रखना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। रेस हमारी कितने मीटर की ऑलरेडी दी हुई है 1000 मीटर की। ठीक है, तो 200 पंजे 1000, 5 सत्ते 35, 3 और 5 के 20 और 3 23, 235 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 32 और 40 का जो लघुत्तम समापवर्ती x के वर्ग से 9 कम है, ठीक है, तो के बराबर है, तो x का धनात्मक मान हमें बताना है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, 32 और जो 40 है इसका क्या लेना है एलसीएम। ठीक है, 32 और 40 का आप एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4 चौक 16 160 और 32 पंजे 160, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा 160। आप निकाल लीजिए आपका एलसीएम कितना आएगा 160। अब प्रश्न में क्या कहा है कि 160 है जो x के वर्ग से कितना कम है 9। अगर हम इसमें 9 ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर, यानी कि जो 169 जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर की। x की वैल्यू के लिए इस पर क्या लग जाएगा रूट कितने का 13 का, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 13। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चनों के मेथड समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। 1875 की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर कितनी हो जाती है 2028। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो समय अवधि क्या होगी। आपको पता है अगर वार्षिक दर दी हुई है तो उस टाइम में सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अगर वार्षिक दर दी है, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे आप साधारण ब्याज निकालो। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो ब्याज का फॉर्मूला होता है वो देखिए यहां पर कितना हो गया है ये 2028। ठीक है, और यहां पर हमारा जो क्या था मूलधन कितना था 1875, यानी कि आप जो चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस r बटे 100 की पावर समय, ये आपको इसमें अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम अप्लाई करते हैं, दर है हमारी 4%, तो 104 बटे 100 और टाइम। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 पंजे 10 26 बटे 25। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2028 बटे 1875 बराबर आएगा 26 बटे 25 की पावर t। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे 3 से, 3 छिकी 18 और 3 सत्ते 21 और 3 छिकी 18। इसको हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 छिकी 18, 3 दून 6 और 3 पंजे 15। 676 और 625 देकर आपको समझ आ रहा होगा कि ये किसका स्क्वायर है 26 का और ये किसका है 25 का, यानी कि 26 बटे 25 का क्या बन रहा है होल स्क्वायर। इधर 26 बटे 25 की पावर t है। जब हम तुलना करेंगे तो t की जो वैल्यू आएगी 2 वर्ष, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको बस इसमें अप्लाई करना है, आपका काम इससे हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल है 255, अंतिम 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 1955। तो हमको बताना है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है।
ये आपका प्रश्न 1 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म मान ली, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा ली। यहाँ संख्याएं बड़ी भी दी जा सकती हैं और इससे छोटी भी आपको दी जा सकती है। आपको बस ये याद रखना है आरोही क्रम, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, ठीक है, और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। काफी बार हम एग्जाम में इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बढ़ता माने या इसको घटता क्रम माने, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरोही क्रम का जो मतलब होता है वो होता है बढ़ता और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या दी हुई है, 3 संख्याएं, ठीक है। प्रथम कितनी संख्या दी हुई है, 4। देखिए पहली संख्या यहां पर है हमारे पास, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी और चौथी संख्या। ये देखिए पहली संख्या हम मानते हैं किसको, ए को, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। हमें संख्याओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि संख्या हमारी कौन सी है। तो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी सी है और चौथी संख्या हमने क्या मान ली, डी, ठीक है। अब देखिए प्रथम 3 संख्या a इंटू बी इंटू सी, इनका जो हमें गुणनफल दिया है कितना दिया है, 255। अगली संख्या है हमारी अंतिम 3 संख्या b इंटू सी इंटू डी, इनका जो हमें गुणनफल दिया है वो दिया है 1955। आपको एग्जाम में बस ये 2 लाइनें लिखनी है और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। देखिए अब इसका आपको क्या करना है, इन जैसे 255 है तो इसके क्या करने, गुणनखंड करने, ठीक है। तो इसके गुणनखंड आपके होंगे 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और इसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये होंगे आपके 5 इंटू 17 इंटू 23। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, ये आप नंबर सिस्टम में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आपने अगर चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और 17 से 17, यहाँ b से b कैंसिल हो रहा है जब इसका आप रेशियो लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और c से c, ऊपर बच रहा है a और नीचे बच रहा है d, यानी कि 3 है जो सबसे छोटी संख्या है और 23 है जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर ये आरोही बढ़ते क्रम में है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी, और ये अगर आरोही में है तो ये सबसे बड़ी। तो a की वैल्यू 3 है, हमसे पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो कौन सी हो जाएगी, 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 70। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है तो घर से कॉलेज की दूरी आपको दशमलव के 2 स्थान तक इसका मान बताना है, ठीक है। देखिए इसके पास क्या है कि इसने हमको पता नहीं है कि ये इसका क्या है, घर, हाउस है और यहाँ पर है इसका स्कूल, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है जो हमें पता नहीं है कि ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया कि d दूरी इनके बीच में है, तो ये d दूरी जाता है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस उसी d दूरी पर ये आता है कितने, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। और टोटल इसको जो टाइम लगता है, इसमें जो टाइम लगता है 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि 6 सही 1/2 घंटे। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 घंटे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13/2 घंटे। अब देखिए यहाँ आप इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 35 3 105, यानी कि 3d प्लस 35d बराबर है 13/2, ठीक है। 35 और 3 होता है 38d, ठीक है। और 105/105 उधर चला जाएगा, ठीक है। या फिर एक बार आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, बराबर आएगा 13/2। d की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 13/2, उधर जाएंगे तो संख्याएं हो जाएंगी चेंज, बटे 38, ठीक है। अब देखिए 38 दूनी 76 और 13 पंजे 65 और 13 एकम 1365/76 आपको करना है।
ठीक है। आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखिए, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16, यानी कि कितनी 20 के समथिंग जा रहा है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन है 1365/76। इससे आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका व्यास है 105 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, पाई क्या ले, 22/7। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। मैं आपको आज चौथा सेट कराने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको डेली बस एक ही चीज बताता हूं कि आपको सेकंड मैथ के 2 से 3 प्रश्न आएंगे, उनके आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप बस देखें कि आपको क्या याद होना चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये आपको याद है तो ही आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ना कोई ट्रिक लगती है ना कोई मेथड लगता है। ठीक है, बस आपको इसका क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। देखिए, बात करें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू हमें दी हुई है 4455, पाई का मान है 22/7। अगर व्यास 105 है तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, आधी, 105/2। ठीक है, 105/2। एल हमें क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई, ये हमें निकालनी है। ठीक है, 11 से आप डिवाइड कीजिएगा, 11 दूनी 22, 11 4 44, 0 और 11 5 55, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, फिर पुनः आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 27 बार। एच की जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आई है, 27। बस आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको विद इन 30 सेकेंड एग्जाम में कर सकते हैं। वहां आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, 22/7 और आर का मान रखा और एच, तुरंत आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। एक दशांक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख। तो प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि दर कितना % रहा होगा। ठीक है, दशक में बढ़ी है जनसंख्या कितनी, 1,45,000 से। देखिए, जनसंख्या थी पहले 1,45,000। ठीक है, और बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या यहां पर कितनी बढ़ी है, ये जनसंख्या टोटल बढ़ गई है यहां पर 55,000। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले जो हमारी जनसंख्या दी हुई थी 1,45,000, बढ़कर जनसंख्या हो गई हमारी 2 लाख। तो टोटल जनसंख्या बढ़ी कितनी, 55,000। ये कितने साल में बढ़ी है, 10 साल में। तो 1 साल की अगर बात करें तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है टोटल 1 साल में, 5500। अगर हमें 10 साल की जनसंख्या का पता है कि 10 साल में हमारी जनसंख्या 55,000 बढ़ चुकी है, तो 1 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, 5500। ठीक है, अब 5500 कितने पर बढ़ा है, ये बढ़ा है 1,45,000 पर। कितना बढ़ा है, 5500। ठीक है, और परसेंटेज के लिए आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि हमारी 1 साल में जनसंख्या बढ़ी है 5500 और हमसे यही पूछा है क्या कि प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि आपको बतानी। ठीक है, 2 1 2 3 और 2 और 1, 3 0 से आपका 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से आप डिवाइड कीजिएगा, 110/49, 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए अगर आप इसको 30 भी मानते हैं तो कितना जाएगा, 30 तिया 90 और 4 बार चला जाएगा ज़्यादा, यानी कि 3 के समथिंग जा रहा है। तो बस आपको ऐसे ही आंसर लगाना है। अगर आप ये पूरा सॉल्व करने एग्जाम में बैठ गए तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, अधिक लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं।
ऊंचाई दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। बेलन का आयतन आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन मैंने आपको इससे पहले वाला जो हमने शंकु वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको बताया था कि आपको सेकंड मैथ के फॉर्मूले अच्छे से याद होना अनिवार्य, अन्यथा आप इनको नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हमको इसमें क्या पता होना चाहिए, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बस आपको ये पता है तो आपका काम इससे हो जाएगा। पाई का मान है 22/7। आर स्क्वायर, देखिए आर कितनी है 14, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। एच हमें कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको आप करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इकाई डिजिट से भी इसको क्या है कर सकते हैं। कैसे, देखिए इकाई डिजिट यहां पर हमारा इकाई से नहीं हो रहा है क्योंकि सब में जो हमारा इकाई डिजिट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22 दूनी 44 इंटू 14 दूनी 28, 280, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 12,320 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू यही आएगी, कितनी, 12,320, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके रनों का जो औसत है वो कितना बढ़ जाता है, 5%। तो हमें 15वीं पारी के बाद क्या बताना है, रनों का औसत। इसका एक मेथड होता है और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आता ही आता है। एक प्रश्न आप ये पक्का मान लें, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। ये जो सारे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं एसएससी जीडी 2023 में आए हुए प्रश्न है सारे, कोई भी प्रश्न बाहर का नहीं है, केवल सारे प्रश्न किसके, एसएससी जीडी के। देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए बल्लेबाज का औसत, बल्लेबाज का औसत। इसके लिए आपको क्या करना है कि अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन, ठीक है। अगर आपका ये औसत बढ़ रहा है तो आप माइनस लेंगे और औसत घट रहा है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। यानी कि अगर बढ़ता है औसत, जैसे यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का। और अगर औसत क्या होता है, घटता, तो हम चिन्ह लेंगे प्लस का। ये बात आपको इसमें याद रखनी है, रिवर्स लेना है। अगर आपका औसत बढ़ रहा है क्वेश्चन में तो आपको माइनस का चिन्ह अप्लाई करना है, और अगर आपका औसत घट रहा है तो आपको किसका चिन्ह लेना है, प्लस का, ठीक है। देखिए अंतिम पारी के रन, और यहां पर आपको क्या करना है, एक पारी कम। यहां पर जितना आपको औसत घट रहा है बढ़ रहा है वो, और एक पारी क्या लेनी है आपको, कम, ठीक है। अंतिम पारी के रन प्लस माइनस घटा हुआ औसत, ठीक है, या फिर बढ़ा हुआ, और एक पारी के अंत एक पारी कम लेनी है। यानी कि जैसे यहाँ पर 15 पारी है तो एक पारी कम लेनी है 14। इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए ये आपके अब अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर अंतिम पारी के रन प्लस माइनस औसत जो क्या हो रहा है, घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, घटा हुआ या बढ़ा हुआ, और इनटू अंतिम पारी के यानी कि एक पारी कम के रन। कैसे, देखिए यहाँ पर अंतिम पारी के रन कितने दिए हुए हैं, 97। ये आपको लग रहा है कि क्या है, आपको नहीं याद रहेगा, आप सवाल सोल्व कीजिएगा, आपको तब समझ में आएगा। देखिए अंतिम पारी के रन है, एक लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 97। औसत हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और कितना बढ़ रहा है, 5, ठीक है। और एक पारी कम, 15 पारी है तो 14, ठीक है। बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 97 माइनस 70, कितना आ गया, 27। बस यही आपका आना था, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो ये लाइन लिखते ही आपका काम इससे हो जाएगा। एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बल्लेबाज का औसत क्या होता है, अंतिम पारी के रन, औसत घट रहा है या बढ़ रहा है वो। अगर औसत आपका क्या बढ़ रहा है तो माइनस, और घट रहा है तो प्लस, ठीक है। और इनटू एक पारी कम, बस यही आपको करना था। नेक्स्ट की बात करें,
1 घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगेगा। वेरी इजी प्रश्न है। देखिए, ए है जो 1 घंटे में कितनी कुर्सियां पेंट कर सकता है, 7, और बी है जो 1 घंटे में कितनी कुर्सियां पेंट कर देगा, 4। ठीक है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी कुर्सियां पेंट करते हैं, 11। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में दोनों कितनी कुर्सियां पेंट कर दी हैं, 11। ए करता है 7 कुर्सियां और बी करता है 4 कुर्सियां। टोटल कुर्सियां दी हुई हैं 55, पेंट करवानी है 1 घंटे में करते हैं 11, तो कितने घंटे में कर देंगे, 5 घंटे में। बस यही हमको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 76। एक आदमी एक खिलौना कार 135 में खरीदता है और उसे 150 में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है। देखिए, आपके जो शुरू में 2-4 प्रश्न आए थे शिफ्ट में, वो थोड़े हार्ड लग रहे थे, कैलकुलेटिव थे, लेकिन अब देखिए इससे पहले वाला प्रश्न, ये हमारे टाइम को मैनेज करने के लिए होते। कोई प्रश्न इजी होता है और कोई थोड़ा हार्ड होता है। देखिए, खिलौने का जो मूल्य था 135 में उसको खरीद लिया, यानी कि इसने इसको क्या कर लिया, कॉस्ट प्राइस पर क्या कर लिया, इसका क्रय मूल्य आप ये मान लीजिए। ठीक है, और इसको कितने में बेच दिया, 150 में। 135 में खरीदा, 150 में बेचा, कितने का लाभ ले लिया इसने इस पर, 15 का। कितने का लाभ ले लिया, 15 का। कितने पर, 135 पर। परसेंटेज के लिए आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 15 नम्मा 135। ठीक है, 100/9, तो इसकी जो वैल्यू है 11 सही 1/9%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 11.11%। ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, मेथड समझ में आए हो, तो आप इसको लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, एक वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य है वो 23,500 है। दुकानदार ने इसे 20,915 में बेचा, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट। अब देखिए, लगातार तीसरा प्रश्न बिल्कुल इजी आ रहा है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में 1-2 प्रश्न अगर आपके हार्ड आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी प्रश्न आपके आगे क्या होंगे, इजी। उसका जो MRP प्रश्न में दिया हुआ है वो कितना है, 23,500। ठीक है, और इसको इसने क्या कर दिया, यानी कि सेलिंग कर दिया कितने रुपए में, 20,915 में। ठीक है, तो इसने इसको इतने में बेचा, तो कितने रुपए कम में बेचा। देखिए, आपको क्या करना है, 23,500 में से कितना बेच रहा है, 20,915 क्या करने हैं, माइनस कर दीजिए 5। 9 और 14 में से 9 जाएगा कितना, 5 और 2। ठीक है, यानी कि 2595 रुपए की क्या दे दी है इसने, छूट दे दी है। और कितने रुपए पर, 23,500 रुपए पर। परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, 5 25, 5 एकम 5 और 5 नम्मी 45। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा 519/47। ठीक है, बस ये आपको सॉल्व करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर इससे आ जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम इसको करते हैं 10, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं। अगर 10 बार होता तो कितना आ जाता, 470। अब देखिए, इसको हम किससे करते हैं, 11 से। 11 77 7 44 और 7, 44 और 7 कितना हो गया, 51, 517। ठीक है, तो ये लगभग हमारा 11 या 12 के समथिंग जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। नेक्स्ट की हम बात करें। देखिए, अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68 दिन, 51 दिन और 17 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार करें कि पहले दिन अमन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है और कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, फिर चौथे दिन अमन कार्य करता है, यानी कि रिपीटेशन में क्या करते हैं कार्य,
तो इसी प्रकार कार्य जारी रहता है तो कार्य का 50% होने में कितने दिन लगेंगे, ये आपको इसमें बताना है। देखिए टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न आपके हर शिफ्ट में आता है। एक प्रश्न आप इसे कन्फर्म मान लीजिए, ठीक है। यहाँ अमन के लिए हम ए से डिनोट करेंगे, राम को आर से और कपिल को के से। तो अमन कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 68 दिनों में, ठीक है। और राम है जो कार्य को कर रहा है 51 दिनों में, कपिल है जो कार्य को कर रहा है मात्र 17 दिनों में। इसके लिए हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। और 68, 51 और 17, 68, 51 और 17, इसका आप जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 204, ठीक है। कितना आ जाएगा, 204। यहाँ हम निकालते हैं एफिशिएंसी, ये होते हैं हमारे दिन, और यहाँ पर आता है जो एलसीएम वो होता है कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। क्षमता गुणा दिन बराबर कुल कार्य, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क, ये हमारा इसमें कैलकुलेट होता है। देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए दिनों की संख्या का भाग टोटल वर्क में देंगे तो 68 इंटू 3 करेंगे 204, 51 इंटू 4 करेंगे तो भी 204, और 17 इंटू 12, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मतलब होता है कि क्षमता गुणा दिन बराबर कुल कार्य, क्षमता गुणा दिन बराबर कुल कार्य। आप कोई सी भी एफिशिएंसी ले, कोई से भी दिन ले, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि पहले दिन काम करने आता है ए, दूसरे दिन आता है बी और तीसरे दिन सी। आप सुविधा के अनुसार जो आपको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वही यहाँ पर मान लेते हैं। देखिए पहले दिन आता है कौन काम करने, अमन, दूसरे दिन आता है राम और तीसरे दिन आता है कपिल, ठीक है। तीनों बारी बारी से काम को करने आते हैं। तो देखिए एक दिन में अमन करता है 3 काम, राम करता है 4 काम और कपिल करता है 12 काम। तो टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने, 19 काम, 3 और 4 7 और 12 19, और दिन कितने ले लिए, 3 दिन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ हमें दिया गया कि कार्य का 50% यानी कि इसका आधा कितना होता है, 102। तो इन्हें टोटल काम कितना करवाना है, 102, ठीक है। तो अब 19 काम का रिपीटेशन लगातार चलता रहेगा, फिर बाद में कौन आएगा, अमन, फिर राम और फिर कपिल। तो हमको 19 को एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो या तो 102 के करीब चला जाए या फिर 102 बन जाए, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 19 पंजे 95, यानी कि आप इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, 5 से 95। अगर हम 19 इंटू 6 करेंगे तो 114 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, ज़्यादा। तो दिनों की संख्या को भी हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि जो 95 काम किया है इन्होंने रिपीटेशन में, कितने दिनों में, 15 दिनों में। नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा, अमन, कितना काम कर देगा, 3 काम, और दिन कितने लेगा, 1। अभी भी हमारा 102 काम नहीं हुआ है, 95 और 3 98। अगले दिन काम करने आएगा कौन, राम, राम कर देगा 4 काम और दिन लेगा 1। अब हो गया हमारा टोटल 102 काम, और दिनों को आप ऐड करेंगे तो 15 और 2 17, ठीक है। जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप इसको कट करके यहाँ क्या लिख लीजिएगा, 17 दिन। ये यहाँ पर इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर आप इसको क्या लिख लीजिए, 17 दिन, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 37 55 का कितना परसेंट है। अब देखिए इससे पहले वाला प्रश्न आपका थोड़ा कैलकुलेटिव निकला, आपका टाइम लगा उसमें, तो उसको मैनेज करने के लिए अगला प्रश्न आपका कैसा दे दिया, इजी। बस 37 है जो 55 का कितना परसेंट है, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे परीक्षा में हम निकालते थे पहले की 10वीं क्लास में थे, तब की आपके नंबर आए हैं कितने, 400, कितना में से, 600 में से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना था। तो उसी के अनुसार ये कि 37 है जो 55 का कितना परसेंट है, ठीक है। 5 से आप डिवाइड कीजिए 11 बार और 20 पंजे 100, 37 दूनी 74, 740 बटे 11, 11 6 66 और 6 के समथिंग। देखिए तीन 6 ऑप्शन इसमें ही है, ठीक है।
इसको हम आगे करते हैं 11 6 66 और 4 8 80, 11 7 77, 67.27। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 0.64 और 0.81 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपकी शिफ्ट में एक प्रश्न हर एक जो सेट है आपका उसमें आ रहा है, ठीक है। कैसे? इसमें या तो आपसे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार पुनः रिकॉल करवाता हूं। ए बी समानुपात सी और डी, ये आपका होता है प्रथमानुपाती, ये द्वितीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हमें ये देखिए, ये अंदर अंदर वाले एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और बाहर वाले, ठीक है। अगर आपको प्रथम अनुपात पूछा जाए तो आपको क्या करना है, BC बटे डी, ठीक है। और अगर आपसे द्वितीयानुपात पूछा जाए, मध्यानुपात, तो ये होता है B बराबर √AC, ठीक है। तृतीयानुपात C बराबर पूछा जाए तो C बराबर होता है B²/A, ठीक है। इन दो को तो आप इजीली इसी फॉर्मेट से कर सकते हैं। बात रहती है द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती की। ये है C बराबर, ये होता है आपका द्वितीय या फिर आप इसको बोले मध्यानुपाती, और ये होता है तृतीयानुपाती। एग्जाम में इन दोनों के ही पूछे जाने की अधिक पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको इनमें से पूछा जाएगा तो एक वैल्यू नहीं दी जाएगी, बाकी और 3 वैल्यू आपको दी जाएंगी अगर ए और डी में से आपसे पूछा जाएगा। बाकी इन दो के लिए आपको ये याद रखना है, द्वितीयानुपाती B बराबर √AC और तृतीयानुपाती C बराबर B²/A, ठीक है। यहां हमसे पूछा है बीच का, यानी कि द्वितीयानुपाती या फिर मध्यानुपाती। आप इससे कैलकुलेट इसको कर देंगे, यानी कि B की जो वैल्यू आएगी √A की है 0.64 इंटू ये है 0.81। अगर हमारी संख्या अंदर पॉइंट में है तो बाहर आएंगी तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आएगा 64 है 8 का तो एक अक्षर बाद पॉइंट, इंटू 81 होता है 9 का, वहां 2 अक्षर है पॉइंट के बाद तो यहाँ 1 हो जाएगा। 8 9 72 7.2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी जो PDF है, PDF आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो किस नाम से है, OGA क्लासेज, उस पर आपको ये मिल जाएगा। वहां पर से आप इसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए और डेली आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपको पता है कि जितने आप अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपकी तैयारी उतनी क्या होती जाएगी, बेहतर। तो SSC GD में अपना सिलेक्शन पक्का करने और अपना एक बेस्ट स्कोर करने के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।